डिम्पल अपनी सास कोमल और पति अनिल के साथ रहती थी। एक दिन, पता नहीं हमारे ही भाग्य फूटे हुए थे जो ये डिम्पल जैसी बहू हमारे पल्ले पड़ गई। मुझे जरा भी पता होता जिस आलीशान कोठी में हम इसे देखने गए थे वो किराए की थी तो मैं कभी भी शादी के लिए हाँ ना कहती। माँ बस भी करो, अब इसमें डिम्पल की क्या गलती है जो उसके घर से दहेज नहीं मिला? अरे बेटा, तू समझता नहीं है, बिरादरी नाम की भी कोई चीज होती है। इतने सस्ते सूट और साड़ी रिश्तेदारों को बांटे हैं और वो भूल गया तेरे फूफा जी की मिलनी के टाइम कंबल ही खत्म हो गए। अरे कुछ रिश्तेदार मेरे फालतू हो भी गए तो क्या, और इतने हल्के गहने दिए हैं जो हाथ में आते ही टूट जाएं। डिम्पल अपने कमरे में चली जाती है और उदास हो जाती है। डिम्पल, माँ की बातों का बुरा मत मानो, उनकी आदत है इस तरह से बात करने की। डिम्पल की सास कोमल को लालच था कि डिम्पल अपने घर से दहेज में सोने चांदी की ज्वेलरी सब लाएगी, पर डिम्पल के मम्मी पापा ने फिर भी अपनी हैसियत के मुताबिक अच्छी शादी की थी। एक सुबह, ये सोने की चेन दी है मुझे सगाई पर, ये देख। अनिल 2 टुकड़े होकर हाथ में आ गई। इतनी कच्ची चेन तेरे माँ बाप ने दी है डिम्पल बहू? पर सारी ज्वेलरी पिताजी ने मशहूर सोने चांदी की दुकान से बनवाई थी माँ जी। माँ टूट गई होगी, कोई बात नहीं, मुझे दे दो, मैं ऑफिस से आते हुए सुनार से ठीक करवाता लाऊंगा। रहने दे, मुझे ठीक नहीं करवानी ये चेन। डिम्पल रोजाना कोमल के इस तरह के बर्ताव से बहुत तंग हो रही थी। एक दिन, अरे अनिल, तू कहीं बाहर जा रहा है क्या? हाँ माँ, वो 3 दिन का टूर है राजस्थान का, एक क्लाइंट है तो बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, तू अपने काम से जा और यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करना। अनिल, अपना ध्यान रखना। अनिल राजस्थान चला जाता है। अगले दिन, अरे प्रतिभा जी, तुम अचानक, बहुत खुशी हुई तुम्हें देखकर। बहुत मन था तेरे से मिलने का, इसलिए बस चली आई। बहुत अच्छा किया। डिम्पल बहू, जीजी आई हैं, अब जब तक ये रहेंगी इनका ध्यान रखना, इन्हें कोई कमी ना हो। डिम्पल दिन भर प्रतिभा की आवभगत में लगी रही। अगले दिन, कोमल, मैंने अपनी सोने की चेन सुबह बाथरूम में उतार कर रखी थी, उठाना भूल गई थी, पर अब बाथरूम में से गायब है। ऐसे कैसे गायब हो गई जीजी? घर में तो हम तीनों के अलावा और कोई नहीं था। डिम्पल, इधर आना। जीजी ने बाथरूम में अपनी सोने की चेन उतार कर रखी थी। जीजी के बाद तुम ही नहाने गई थी ना? माँ जी, मैंने सच में कोई चेन नहीं देखी, मेरा विश्वास कीजिए। डिम्पल, मुझे पता है चेन तूने ही ली है। अब जब तक जीजी की चेन वापस नहीं मिल जाती तू इस घर में वापस मत आना। जा, जहाँ बेचकर या छुपा कर आई है लेकर आ। पर माँ जी, मैं कहाँ से लाऊंगी चेन? कोमल डिम्पल के पूरे कमरे की तलाशी लेती है, उसकी अलमारी खोलकर सब सामान निकालकर ढूंढती है। देखो बहू, जीजी के सामने बेइज्जती मत करो, जाओ और चेन लेकर आओ। डिम्पल रोती हुई घर से निकल जाती है। हे भगवान, मैं क्या करूं? अनिल को अगर ये सब बातें बोलूंगी तो वो चिंता में आ जाएंगे। मेरी सहायता करो भगवान, मैं इतनी महंगी चेन कहाँ से लाऊं? आप तो जानते हो भगवान, मैंने कोई चोरी नहीं की। डिम्पल परेशानी में चलती जा रही थी, उसे पता ही नहीं चला कि वो चलते चलते एक तालाब के पास पहुंच गई। अरे, ये मैं किस जगह आ गई? मुझे पता ही नहीं चला। पर मैं अब इस तालाब में डूबकर अपनी जान दे दूं, मेरे पास यही रास्ता है। चोरी का इल्जाम लेकर मैं जिंदा कैसे रहूंगी? डिम्पल जैसे ही तालाब में कूदने लगती है उसे एक आवाज आती है, कृपया करके मेरी मदद करो। कौन मुझे बुला रहा है? मैंने तुम्हें पुकारा है, मुझे इस जाल से बाहर निकाल दो ताकि मेरी जान बच जाए। मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, अगर मैं वापस नहीं गई तो वो मेरी याद में मर जाएंगे। पर ये जाल किसका है और तुम इसमें कैसे आई? ये एक मछुआरे का जाल है, वो मुझे यहाँ छोड़कर अपना टोकरा लेने गया है। वो आए इससे पहले मुझे इस जाल से निकाल दो। मछली को परेशान होता देख डिम्पल उसे जाल से निकाल देती है। मछली कूदकर पानी में चली जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने आज मुझे नया जीवन दान दिया है। मगर तुम इस तालाब के पास क्या कर रही थी? यहाँ तो कोई भी नहीं आता। डिम्पल रोते हुए सारी कहानी मछली को सुना देती है। डिम्पल, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक ऐसा जादुई पानी दूंगी जिसकी हर बूंद से एक सोने का आभूषण बन जाएगा। ये लो डिम्पल, जल से भरा मटका, अब इसकी बूंदों से जितने चाहो गहने बनाना। मछली बहन, आपने मेरी सहायता करके मेरे दुख दूर कर दिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डिम्पल जल से भरा मटका लेकर घर आ जाती है। माँ जी, क्या हुआ? आप उदास क्यों बैठे हो? सब ठीक तो है ना? और मौसी जी कहाँ गई? डिम्पल, मुझे माफ कर दे बहू,
मैंने जीजी से सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। उन्होंने तुम्हारे ऊपर चेन चुराने का झूठा इल्जाम लगाया, बल्कि उनकी चेन उन्हीं के पास थी। मेरे मन में वो तुम्हारे लिए जहर घोलना चाहती थी। जीजी के झूठ के कारण मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया। मुझे माफ कर दो बहू। अनिल तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंप कर गया था और मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया। बहू तुम कहाँ चली गई थी? मैं डर गई थी। कोमल डिम्पल को गले लगाती है और उसके बाद डिम्पल कोमल को सारी बात बताती है। माँ जी रुकिए, मैं जल की बूंदों का छिड़काव करती हूँ। डिम्पल जैसे ही जल का छिड़काव करती है, हर बूंद एक सोने का आभूषण बन जाती है और तरह तरह की सोने की ज्वेलरी का ढेर लग जाता है। माँ जी ये देखिए, तरह तरह की ज्वेलरी की बारिश हो रही है। हाँ बहू, ये तो कमाल हो गया, इतनी सुंदर सोने की ज्वेलरी। दोनों सास बहू ज्वेलरी की बारिश होती देखकर बहुत हैरान और खुश हो जाती हैं। 3 दिन बाद अनिल जब वापस आता है तो उसे भी सारी बात पता चल जाती है। माँ जी, क्यों ना हम दोनों मिलकर ज्वेलरी की दुकान खोल लें? हमारी कमाई भी होगी और घर चलाने में अनिल को भी मदद मिलेगी। डिम्पल, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। दोनों सास बहू मेहनत करके अब ज्वेलरी की दुकान चलाने लगी। धीरे धीरे उनके गहने हर जगह मशहूर हो गए। इसके बाद कोमल और डिम्पल में भी खूब प्यार बढ़ गया और उनका परिवार भी खुशहाल बन गया। मुंबई शहर में मॉनसून आया नहीं कि बारिश का कहर बरसने लगता है। घनश्याम की पत्नी सुमित्रा, 2 छोटे बच्चे और बूढ़े माँ बाप मुंबई में एक पुरानी बस्ती में रहते थे। सुमित्रा, ला दे, अम्मा की कौन सी दवाई लानी है? एक तो वैसे ही काम नहीं, ऊपर से दवाइयों का खर्चा नहीं निपटता। ये पर्चा और ये पैसे काम से मिले थे, इन्हीं का राशन लाना है और जो पैसे बचेंगे अम्मा की दवाई ले आना। चल जा रहा हूँ, ले आऊंगा। सुमित्रा, तूने आज फिर घनश्याम के हाथों में पैसे कैसे पकड़ा दिए? तुझे पता तो है फिर मदन के साथ जाकर कच्ची शराब पी आएगा या पत्ते खेलने बैठ जाएगा। क्या करूँ बापू, जबरदस्ती ले गए कि मैं ही लाऊंगा घर का सामान। पर सुमित्रा, बारिश की वजह से कब हम पर मुसीबत आ जाए, कौन देख कर आया है? माँ, बहुत भूख लगी है। माँ मुझे भी। बंटी, ये 10 रुपए ले, साथ वाली दुकान से छोटी डबल रोटी ले आ। बंटी बराबर की दुकान से डबल रोटी ले आता है। सुमित्रा थोड़े से रखे दूध की चाय बनाकर बच्चों को चाय ब्रेड खिला देती है। दिन बीत जाता है, शाम होने को आ जाती है, पर घनश्याम का कुछ पता नहीं कहाँ गया। रात के 7 बजे। मैंने आपको सुबह राशन और माजी की दवाई के पैसे दिए थे, पर आप तो ये तली हुई मच्छी उठा लाए हो। अब तू मेरे खाने पे भी नजर लगाएगी? जान नहीं लाया राशन, क्या कर लेगी? अरे घनश्याम, कुछ तो शर्म कर। सुमित्रा घरों में चूल्हा चौका करके थोड़ा बहुत कमाए और तू उजाड़ दे। बाबू, तुम बीच में ना बोलो तो ठीक हो रहेगा। मेरी ही गलती है जो इस मनुष्य घर में आ जाता हूँ। मैं आज बाहर सोऊंगा और कल तेरी पाई ना चुका दी तो मेरा नाम भी घनश्याम नहीं है। अभी वो नशे में है। बहू, सुबह जब नशा उतरेगा अपने आप ठीक हो जाएगा। अम्मा, ये थोड़े से चावल रखे हैं, बना लो। हाँ बना ले बहू। घनश्याम तो बाहर बरामदे में सो गया है, अब सुबह ही उठेगा। इतनी तेज बारिश हो रही है, सड़कें पानी से भरी हुई हैं। हवा से छप्पर टूट गया तो? सोने दे बहू, बारिश पड़ेगी तो अपने आप अंदर आ जाएगा। सुमित्रा चावल बना लेती है और रात का खाना खाकर सब सो जाते हैं। बारिश और तेज हो जाती है। आधी रात के वक्त सुमित्रा की आंख खुलती है। ये क्या, पूरे घर में पानी? अम्मा, बापू, जल्दी उठो, ये क्या हो रहा है? अरे इतना पानी ये कैसे आया? लगता है बारिश रुकी ही नहीं। क्या करें, बंटी और पूजा को गोदी में उठाओ और बाहर चलो। घनश्याम भी तो बाहर सो रहा था। घनश्याम पर जब टूटे हुए छप्पर से बारिश पड़ने लगती है, उसकी आंख खुल जाती है। ये क्या, इतनी बारिश, पानी की तो नदी बन गई है। घनश्याम जैसे ही चारपाई से उठता है, छप्पर नीचे गिर जाता है। घनश्याम बाल बाल बचता है। तुम लोग रुको, मैं एक एक करके सबको बाहर निकालता हूँ। बंटी, तू मेरे कंधे पर बैठ जा। पूजा, अब मेरी गोदी में आ। घनश्याम बंटी और पूजा को उठा लेता है। सुमित्रा अम्मा का हाथ पकड़ती है। जैसे तैसे वो घर के बाहर सड़क पर पहुँच तो जाते हैं, पर सड़क पर पूरा पानी भरा होता है। ये तो पूरी सड़क पानी से भरी हुई है। अब क्या करें? लोग बारिश के पानी में डूब रहे होते हैं। कहीं बच्चे रो रहे थे, कहीं कोई बिछड़ गया था। घनश्याम को याद आता है कि मदन के पास अपनी नाव है। सुमित्रा, तुम माँ बापू और बच्चों का ध्यान रखना, मैं अभी आया। पर आप कहाँ जा रहे हो? मुझे तो डर लग रहा है। मुझे याद आया, मदन के पास अपनी खुद की नाव है। अगर माँ बापू को उसमें बिठाकर किसी सुरक्षित जगह पर भेज दें तो हम तो जैसे तैसे चले ही जाएंगे। घनश्याम तैरता हुआ मदन के घर पहुँचता है। अरे, लगता है मदन नाव में जाने की तैयारी कर रहा है।
मदन, माँ बापू को भी अपनी नाव में बिठा ले। मैं सुमित्रा और बच्चों को लेकर तेरे पास पहुँचता हूँ। घनश्याम यार, वो सुरेखा और बच्चे कुछ जरूरी सामान भी नाव में रख चुके हैं। अब तो नाव में बिल्कुल भी जगह नहीं है। माफ करना। अच्छा, पानी का बहाव तेज हो रहा है, अब मैं चलता हूँ। मदन घनश्याम को साफ मना करके अपनी बीवी बच्चों के साथ नाव पर निकल जाता है। घनश्याम वापस आ जाता है। देखा तूने, यारी दोस्ती पालने का नतीजा। आज मुंह पर दगा दे गया वो तुझे बिगाड़ने वाला। अब तो घनश्याम और भी घबरा गया कि कैसे अपने परिवार को बचाए। कोशिश करके एक दूसरे का हाथ पकड़कर वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सड़क की दूसरी तरफ जाने वाला पुल भी टूटकर रास्ते में गिरा हुआ होता है। अब क्या करें, कैसे उस पार जाएंगे? घबराओ नहीं, एक दूसरे का बस हाथ पकड़े रहो। चलते चलते वो देखते हैं एक रस्सी के सहारे लोगों को सड़क के उस पार ले जाया जा रहा है। इस रस्सी की सहायता से धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। हाँ जी माता जी, लाओ हाथ दो ध्यान से। रेस्क्यू टीम धीरे धीरे रस्सी की सहायता से सबको सड़क के दूसरे किनारे पहुंचाती है। तभी अम्मा, बापू, वो देखो हेलीकॉप्टर। ये सब लोग हमारी मदद करने के लिए ही आए हैं। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू टीम सभी बस्ती वालों को बाहर निकाल रही थी और एक सुरक्षित स्थान पर घनश्याम और उसके परिवार को छोड़ दिया। शुक्र है, ये बचाव कर्मी अगर ना होते तो हमें कौन बचाता। आज भगवान ने भी हमारा साथ दिया है इन सुरक्षा कर्मियों को भेजकर। पर अब हम क्या करेंगे, वो बस्ती तो उजड़ गई। सुमित्रा, आज मुझे भी समझ आ गया है कि कुछ मित्र सिर्फ मतलब के लिए ही साथ रहते हैं। पर अब हम क्या करेंगे, वो बस्ती तो उजड़ गई। हिम्मत मत हार सुमित्रा, हम यहाँ कहीं आसपास की बस्ती में घर ले लेंगे। मैं वादा करता हूँ, शराब और जुए को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। खूब मेहनत करूंगा ताकि तुम सबको भरपेट भोजन मिल सके। कुछ दिन बाद जब बारिश रुक गई तब घनश्याम ने काम ढूंढना शुरू किया और एक बस्ती में किराए पर कमरा भी ले लिया। बारिश का पानी तो थम गया था, पर जिंदगी को चलने के लिए ताकत की जरूरत फिर से हासिल करनी थी।